आज हम लोग एक आधुनिक काल के एक बड़े महत्वपूर्ण विचारक थॉमस हॉब्स के राजनीतिक विचारों का अध्ययन करना प्रारंभ करेंगे, जिसका जीवन काल 1588 से 1689 तक रहा। हॉब्स के राजनीतिक चिंतन के साथ कई प्रमुख मान्यताएं जुड़ी हुई हैं, जैसे कि कॉन्ट्रेक्चुअलिज्म या अनुबंधवाद का सिद्धांत। उसको एक कॉन्ट्रेक्चुअलिस्ट थिंकर या अनुबंधवादी विचारक कहते हैं। उसके चिंतन के साथ एब्सोल्यूटिज्म यानी राज्य की पूर्ण शक्ति का सिद्धांत भी जुड़ा हुआ है, और साथ ही साथ उसको उस बहुत महत्वपूर्ण व्यक्तिवादी भी कहते हैं। तो हॉब्स के चिंतन में अगर हम ऊपर से देखें तो कई अंतर विरोध हैं, कई कॉन्ट्रडिक्शंस हैं, लेकिन अगर हम उसको ठीक से विचार उसके ऊपर करना चाहें तो वो सब कॉन्ट्रडिक्शंस धीरे धीरे सॉल्व हो जाते हैं, उनका निरसन हो जाता है। हॉब्स की जो शिक्षा इंग्लैंड में 1588 में माम्सबरी में उसका जन्म हुआ, और 1588 में उसका जन्म हुआ, और उसके जन्म के साथ एक घटना जुड़ी हुई है जिसने न केवल उसके मनोविज्ञान को प्रभावित किया, बल्कि जिसने उसकी राजनीतिक चिंतन को भी प्रभावित किया। वो घटना ये है कि 1588 में ही, उस समय इंग्लैंड और स्पेन के बीच युद्ध चल रहा था, और वो जो युद्ध था उसमें नेवल वारफेयर यानी नौसैनिक युद्ध था, और जो स्पेनिश आर्माडा था, जो कि स्पेन की नौसेना का सबसे सशक्त बेड़ा था, उसने इंग्लैंड पर आक्रमण किया था। क्योंकि और जिस तरफ आक्रमण किया था वो स्थान माम्सबरी, जहाँ पर कि हॉब्स पैदा हुआ, तो उसके नज़दीक में ही था। तो स्पेनिश आर्मेडा के, क्योंकि वो बहुत शक्तिशाली नौसैनिक बेड़ा था, तो उसके आगमन की सूचना मिलते ही माम्सबरी में खलबली मच गई। लोग भयभीत होकर इधर उधर भागने लगे, अपना घर छोड़ने लगे। हॉब्स की माता ने भी जब ये सुना तो वो भी इतनी अधिक डर गई कि हॉब्स की प्रीमेच्योर बर्थ हुई, समय से पूर्व उसका जन्म हो गया। और हॉब्स ने स्वयं कहा है कि इन द ईयर 1588 माई मदर गेव बर्थ टू ट्विंस, फियर एंड मी, कि 1588 के वर्ष में मेरी माता ने जुड़वा संतानों को जन्म दिया था, मुझे और भय को। क्योंकि हॉब्स बहुत डरपोक व्यक्ति था, इतना डरपोक व्यक्ति था कि इंग्लैंड में जब सिविल वार शुरू हुआ बाद में 1640 के बाद, तो सिविल वार शुरू होते ही वो इंग्लैंड छोड़ के फ्रांस भाग गया था कि कहीं मेरा कोई नुकसान ना हो जाए, मेरे जीवन पर कोई ख़तरा पैदा ना हो जाए। इसी तरह से 16 से 66 के आसपास इंग्लैंड में बहुत सारे अग्निकांड हुए, और उन अग्निकांडों के कारणों का पता लगाने के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स ने एक कमेटी अपॉइंट की। और जैसा कि उस समय चर्चा थी कि शायद ये जो अग्निकांड हैं ये दैवीय प्रकोप है, ईश्वर का प्रकोप है, क्योंकि इंग्लैंड में नास्तिकता बढ़ रही है। तो उसकी इंक्वायरी के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स ने कमेटी अपॉइंट की। हॉब्स भी नास्तिक था, एथीस्ट था। तो हॉब्स को जैसे ही पता चला कि एक हाउस ऑफ कॉमन्स की कमेटी अपॉइंट हुई है इन अग्निकांडों के पीछे नास्तिकता कहाँ तक उत्तरदायी है इसका पता लगाने के लिए, तो उसने तुरंत चर्च जाना शुरू कर दिया। यानी जो उसका भय था वो सदैव उसके साथ रहा, जन्म से आगे तक उसके साथ रहा। तो इसलिए
और ये भय उसके राजनीतिक चिंतन का भी आधार बना, क्योंकि जो फियर ऑफ वायलेंट डेथ, मृत्यु का भय, इसी मूल सिद्धांत पर उसका संपूर्ण राजनीतिक चिंतन प्रतिपादित हुआ। तो इसलिए ये जो घटना है स्पेनिश आर्मी आर्माडा के आक्रमण की, ये घटना केवल एक ऐतिहासिक घटना तो है ही, और लेकिन इस घटना का राजनीतिक चिंतन के इतिहास में इस दृष्टि से बहुत अधिक महत्व है। ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय में उसकी शिक्षा दीक्षा हुई। शिक्षा दीक्षा के बाद वो इंग्लैंड के एक संभ्रांत परिवार में ट्यूटर अपॉइंट हुआ। यूरोप के बहुत सारे देशों की उसने यात्राएं की। इन यात्राओं के दौरान वो अपने समय के बड़े दार्शनिकों और वैज्ञानिकों से मिला, जैसे कि डेकार्ट से, गैलीलियो से और हार्वे से, जो कि बहुत बड़ा बायोलॉजिस्ट था, जीव वैज्ञानिक था। और जब इंग्लैंड में सिविल वार के परिणाम स्वरूप क्रामवेल का शासन स्थापित हो गया था, यानी इंग्लैंड एक रिपब्लिक बन गया था और वहाँ से मोनार्की को यानी राजतंत्र को एबॉलिश कर दिया गया था 1648 में, और इंग्लैंड का जो राज परिवार था वो भागकर फ्रांस चला गया था। तो फ्रांस में उनका जो भावी राजा थे चार्ल्स सेकंड, उनका भी वो ट्यूटर अपॉइंट किया गया था, उनका वो शिक्षक अपॉइंट किया गया था, जो कि क्योंकि हाब्स भी उस समय फ्रांस चला गया था, तो वो राज परिवार का शिक्षक भी रहा। जहाँ तक उसकी मुख्य रचनाओं का संबंध है, तो हाब्स की जो रुचि थी वो गणित में भी थी, भौतिक शास्त्र में भी थी, जीव विज्ञान में भी थी, और साथ साथ राजनीति शास्त्र और दूसरे समाज विज्ञानों में भी उसकी गहरी रुचि थी। और उसने वैसे तो कई रचनाएं उसकी हैं, लेकिन 3 रचनाएं उसकी मुख्य हैं। एक तो है एलिमेंट्स ऑफ लॉ, नेचुरल एंड पॉलिटिकल, ये उसकी पहली महत्वपूर्ण कृति थी। इसके बाद उसने एक दूसरी महत्वपूर्ण कृति लिखी, डी सिवे, और जो उसकी सबसे अधिक महत्वपूर्ण पुस्तक रही, जो कि 1651 में प्रकाशित हुई, वो लिव्याथन थी, जिससे कि उसको बड़ी ख्याति प्राप्त हुई। तो संक्षेप में ये थॉमस हॉब्स का जीवन परिचय है। अब जहाँ तक उसके राजनीतिक चिंतन का संबंध है, तो किसी भी विचारक के चिंतन के मुख्य रूप से 2 पक्ष होते हैं कि उस सब्सटेंस ऑफ इस थॉट क्या है, यानी उन्होंने किन मान्यताओं का प्रतिपादन किया, और दूसरा उन मान्यताओं का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने किस पद्धति को ग्रहण किया। सब्सटेंस और मेथड, ये हर विचारक के साथ महत्वपूर्ण बातें होती। तो अब हॉब्स का जहाँ तक संबंध है, तो उस समय 3 मुख्य धाराएं चिंतन के क्षेत्र में प्रभावित हो रही थी, या 3 मुख्य घटनाएं घटित हो रही थी। पहला तो, जैसा कि हम लोग पहले भी अध्ययन कर चुके हैं, कि नए विज्ञान का उदय हो रहा था। कोपरनिकस, गैलीलियो, केपलर, हार्वी, डेकार्ट, ये सब वैज्ञानिक थे, गणितज्ञ थे। ये लोग एक जो आधुनिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, इसका प्रतिपादन कर रहे थे अपने अपने क्षेत्रों में। कोई भौतिक शास्त्र के क्षेत्र में, कोई गणित के क्षेत्र में, कोई जीव विज्ञान के क्षेत्र में। तो ये विश्वास धीरे धीरे पनप रहा था कि किसी भी विषय के अध्ययन का जो उचित तरीका है वो वैज्ञानिक पद्धति ही है। बेकन इसका बहुत पहले प्रतिपादन कर चुका था, फ्रांसिस बेकन, जिसको कि हम पिछली बार, जिसका कि उल्लेख हो चुका है पिछली बार। तो जहाँ तक पद्धति का प्रश्न है,
तो हॉब्स ने भी इसी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से प्रभावित होकर अपनी पद्धति का सृजन किया, और उसकी पद्धति के लिए एक विशेष शब्दावली चलती है, साइंटिफिक मेटेरियलिज्म, वैज्ञानिक भौतिकवाद। तो उसकी जो पद्धति थी वो साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की पद्धति थी। और जहाँ तक उसके सब्सटेंस ऑफ थॉट का संबंध है, उसके ऊपर उस समय की दो जो मेजर करेंट्स थीं, एक तो फ्रांस में और इसी तरह से इंग्लैंड में और यूरोप के दूसरे देशों में ईसाई धर्म के विभिन्न संप्रदायों के बीच जो युद्ध हो रहे थे, गृह युद्ध भी और विभिन्न देशों के बीच में भी, तो जो रिलीजियस वार्स हो रहे थे, और फिर इंग्लैंड में जो सिविल वार हुआ 1648 में, और जो सिविल वार पार्लियामेंट और किंग के बीच में हुआ, अधिकार क्षेत्र के प्रश्न को लेकर, जुरिस्डिक्शन के क्षेत्र को लेकर, और जिस सिविल वार में इंग्लैंड के राजा का सिर काट दिया गया और इंग्लैंड से राजतंत्र को समाप्त कर दिया गया और इंग्लैंड को एक गणतंत्र घोषित कर दिया गया, तो उससे बड़ी अराजकता पैदा हो गई थी इंग्लैंड के सार्वजनिक जीवन में, सामाजिक जीवन में। उस गृह युद्ध से उत्पन्न अराजकता का भी हॉब्स के ऊपर बहुत गहरा प्रभाव पड़ा, क्योंकि वो थोड़ा डरपोक किस्म का व्यक्ति था, सुरक्षा का प्रश्न उसके लिए बड़ा महत्वपूर्ण रहता था। तो सिविल वार ने उसकी इस इनसिक्योरिटी को, उसकी अपनी पर्सनल इनसिक्योरिटी को और बढ़ाने का काम किया था। और ये जो रिलीजियस वार्स थे यूरोप के और इंग्लैंड का जो सिविल वार था, इन्होंने हॉब्स को उसके चिंतन की सामग्री प्रदान की, क्योंकि जो अराजकता पैदा हुई थी, जो एनार्की पैदा हुई, हॉब्स कहता है कि ये एनार्की, ये अराजकता किसी राज्य की सबसे कठिन और सबसे घातक बीमारी होती है, क्योंकि अगर राज्य में अराजकता है तो वहाँ और कोई दूसरा काम तो हो ही नहीं सकता। और ये जो अराजकता पैदा हुई है वो राजा और संसद के संघर्ष से पैदा हुई है। राजा और संसद का जो संघर्ष हुआ है वो विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जाने वाले विचारों के कारण पैदा हुआ, कि कुछ नए नए विचार विश्वविद्यालयों में पढ़ाए जा रहे हैं, जिससे लोगों में व्यवस्था के प्रति सम्मान कम हो रहा है। जो सोशल ऑर्डर है, जो पॉलिटिकल ऑर्डर है, जो इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस हैं, मोनार्की वगैरह, उनके प्रति सम्मान कम हो रहा है। तो वो यूनिवर्सिटीज़ का तो बहुत सख्त आलोचक था। उसने यूनिवर्सिटीज़ को ट्रोजन हॉर्सेस इन नेशन कहा है, कि ये तो देश के अंदर ट्रोजन हॉर्सेस हैं, देश के साथ सबसे बड़ा छल यही विश्वविद्यालय कर रहे हैं। तो वो जो अराजकता राज्य के अंदर पैदा हो रही है, उस अराजकता का क्या उपचार है, यही उसके चिंतन की विषय वस्तु है। और उसने उपचार जो बताया वो ये कि एक बहुत ही शक्तिशाली राजतंत्र की स्थापना हो, जिसको कि लेवाइथन उसने कहा, कि जब तक राज्य में एक शक्तिशाली राजतंत्र स्थापित नहीं होगा, तब तक किसी राज्य की अराजकता का अंत नहीं हो सकता, और तब तक कोई दूसरा कार्य हो नहीं सकता राज्य में। तो ये जो इंग्लैंड का सिविल वार था, इसने सब्सटेंस प्रोवाइड किया, उसको विषय वस्तु प्रदान की अपने चिंतन की, जिसका कि विशेष रूप से उसने जो प्रतिपादन किया है वो लेवाइथन में प्रतिपादन किया है।
और लेवाइथन एक विशालकाय जंतु होता है कि जो समुद्र के जिस भाग में पहुंच जाता है तो वहाँ शांति स्थापित हो जाती है, क्योंकि उसके भय से बाकी जो छोटे मोटे जानवर होते हैं वो सब भाग जाते हैं। तो इस तरह के एक लेवाइथन स्टेट की आवश्यकता है अगर इंग्लैंड में शांति स्थापित करनी है। और इंग्लैंड की बात नहीं, क्योंकि कोई भी फिलॉसफर अपने समय को या अपने देश को एड्रेस करता है, लेकिन वो जो दृष्टिकोण रखता है उसके जो इम्प्लिकेशंस होते हैं वो उसके परे भी होते हैं। तो उसने कहा कि जर्नल एक बात ये कही कि अगर किसी राज्य को अराजकता से बचना है और अगर उसको व्यवस्थित तरीके से चलना है, ऑर्डरली चलना है, तो उसके लिए एक स्ट्रांग मोनार्की बहुत आवश्यक है। अब यहाँ पर आप ये देखिए कि इसी तरह की बात जें बोदा ने कही फ्रांस के कॉन्टेक्स्ट में थोड़े ही समय पहले, क्योंकि फ्रांस में भी रिलीजियस वार्स हो रहे थे। प्रोटेस्टेंट और कैथोलिक लोगों के बीच काफ़ी संघर्ष हो रहा था, फ्रांस बिखर रहा था, उसकी एकता खतरे में पड़ रही थी। तो ऐसी स्थिति में बोदा ने भी फ्रांस के लिए एक शक्तिशाली राजतंत्र के सिद्धांत का प्रतिपादन किया और राजा को शक्तिशाली बनाने के लिए उसने संप्रभुता का सिद्धांत प्रतिपादित किया। तो ये जो काम फ्रांस के लिए बोदा ने किया, वही काम इंग्लैंड के लिए थॉमस हॉब्स ने किया। तो इसलिए सिबली ने भी कहा है कि जो his political thought was occasioned by political disorders of his time, and new science and philosophy suggested him his method. तो एक महत्वपूर्ण पक्ष ये है कि उसकी जो पद्धति जो उसको प्राप्त हुई वो नए उभरते हुए विज्ञान से प्राप्त हुई, और जो उसके अपने विषय की सामग्री प्राप्त हुई वो उसको इंग्लैंड की तत्कालीन इंग्लैंड की परिस्थितियों से प्राप्त हुई। अब अगली बात यह है कि ये जो साइंटिफिक मेटलिज्म की पद्धति है ये क्या है, जो कि हॉब्स का एक बहुत महत्वपूर्ण पक्ष है, उसकी मेथोडोलॉजी। हालांकि उसकी बहुत सारी लॉजिकल और दूसरी तरह की प्रॉब्लम्स हैं और इसलिए उसको बहुत क्रिटिसाइज भी किया गया है, लेकिन फिर भी ये माना जाता है कि शायद सिस्टमेटिक तरीके से वो साइंटिफिक मेथड का पहला प्रतिपादक था और उसने एक साइंस ऑफ पॉलिटिक्स को गठित करने का पहला गंभीर प्रयास किया था। इसलिए हॉब्स के मेथड का महत्व है। ये जो साइंटिफिक मेथड है, साइंटिफिक मेटलिज्म है, ये भौतिक शास्त्र और से प्रेरणा लेते हुए और यूक्लिडियन ज्योमेट्री की कुछ मान्यताओं को उसके साथ मिश्रित करते हुए निर्मित होता है, जिस प्रकार से हॉब्स ने इसका प्रयोग किया। इसके ऊपर कुछ उस समय के जीव वैज्ञानिक दृष्टिकोण का भी प्रभाव है। तो ये पहली बात तो साइंटिफिक मेटलिज्म की है कि वो नेचर को स्पिरिचुअलाइज करता है, यानी वो नितांत भौतिकवादी दृष्टिकोण का प्रतिपादन करता है। नेचर को पूरी तरह से स्पिरिचुअलाइज करना है, यानी कोई सुपर नेचुरल सत्ता नहीं है, कोई सुपर नेचुरल फोर्सेस नहीं है, जो कि रेनेसा काल से एक प्रवृत्ति शुरू ही हो चुकी थी। तो हॉब्स भी इस अर्थ में मेटलिस्ट है कि वो नेचर को पूरी तरह से किसी पारलौकिक सत्ता के प्रभाव से मुक्त मानता है। वो पूरी तरह से भौतिकवादी है, नास्तिक है। पहली बात तो वो ये कहता। अब सवाल यह है कि ऐसे मटेरियल यूनिवर्स को कैसे समझा जाए।
तो वो कहता है कि ये जो यूनिवर्स है इसमें 3 मुख्य एंटिटीज़ हैं, 3 मुख्य चीज़ें हैं जिनको किसी एक चीज़ को भौतिक शास्त्र या गणित समझने का प्रयास करता है, दूसरी चीज़ को बायोलॉजी समझने का प्रयास करती है, तीसरी चीज़ को समझने का प्रयास राजनीति विज्ञान करता है। पहली जो एंटिटी है वो तो प्रकृति है, ये जो हमारे आसपास ब्रह्मांड जिसको हम कहते हैं। दूसरी जो एंटिटी है महत्वपूर्ण वो व्यक्ति है, मैन। और तीसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो है समाज या राज्य। और तीनों के बीच ये समानता है कि तीनों मशीन है, यंत्र है। यानी वो मैकेनिस्टिक व्यू पॉइंट रखता है कि वर्ल्ड मशीन, संसार भी, ब्रह्मांड भी एक यंत्र है, मशीन है, व्यक्ति भी एक मशीन है, और समाज यानी राज्य भी एक यंत्र है, एक मशीन है। ये उसका, और उसने एक जगह लिखा है कि द अंडरस्टैंडिंग of the universe can be compared to the comprehension of watches, कि जैसे घड़ी एक यंत्र है उसी तरह से हम सारे ब्रह्मांड को भी एक यंत्र माने। तो अब इसका मतलब ये है कि एक तो सारा ब्रह्मांड मैटर इसमें है, पदार्थ है, और वो पदार्थ जो है वो मोशन में है, मैटर इन मोशन। ये ब्रह्मांड का सत्य है कि जो पदार्थ जगत है वो निरंतर परिवर्तनशील है, गतिशील है, निरंतर मोशन में है। और उस मोशन को हम मेज़र कर सकते हैं। यूक्लिडियन ज्योमेट्री का उसके ऊपर प्रभाव था, तो उसके आधार पर वो उस समय कहा जा रहा था कि वो जो मोशंस हैं उनको साइंटिफिकली भी स्टडी किया जा सकता है, उसमें मैथमेटिक्स बहुत उपयोगी हो सकती है। आगे चल के लॉज ऑफ मोशंस तो न्यूटन ने प्रतिपादित किए बाद में, लेकिन मोशन है और उस मोशन को हम मेज़र कर सकते हैं, फैदम कर सकते हैं भौतिक शास्त्र की सहायता से या गणित की सहायता से। ऐसा विचार तो उस समय भी आ गया था। तो इसलिए वो कहता है कि ये तीनों यंत्र हैं और तीनों यंत्र के काम करने का एक ही तरीका है कि तीनों निरंतर गतिशील हैं। गतिशीलता ही उन्हें उनका अस्तित्व प्रदान करती है, और हर ये जो उनके अंदर पहले सिंपल कुछ चीज़ें होती हैं और वही धीरे धीरे चल के कॉम्प्लेक्स बन जाती हैं। तो इसलिए जैसे कि ब्रह्मांड में जो कुछ भी है, ग्रह नक्षत्रों का जो मूवमेंट है, जो प्लैनेट्स का जो मूवमेंट है, उनका जो संचरण है, वो ब्रह्मांड को स्वरूप प्रदान करता है, ब्रह्मांड को अस्तित्व प्रदान करता है। ये मोशन अगर रुक जाए तो ब्रह्मांड भी ना रहे। इसी तरह से हमारे व्यक्ति के शरीर के अंदर जो सर्कुलेशन ऑफ ब्लड है, एक तो वो मोशन देता है, वो मोशन निरंतर चलता रहता है तो हम जीवित हैं। दूसरा, हमको बाहर से, मनुष्य को बाहर से जो स्टिमुलस मिलती रहती है, बाहर से जो प्रेरणाएं मिलती रहती हैं, उस स्टिमुलस से हमारे मस्तिष्क में तरह तरह के विचार आते हैं। उससे हम कुछ सोचने की शक्ति, काम करने की शक्ति भी ये बाहर के स्टिमुलस से आती है। लॉक की तरह वो एम्पिरिसिस्ट है, अनुभववादी है कि कोई भी, जो कि लॉक ने बाद में कहा कि देयर इज़ नथिंग इन द माइंड विच इज़ नॉट ऑलरेडी इन सेंसेस,
कि पहले चीज़ें सेंसेस में आती हैं, उसके बाद माइंड में आती हैं, और फिर माइंड से हॉब्स कहता है कि माइंड पहले उनको रिसीव करता है और उस रिसेप्शन से उसकी कल्पना शक्ति बनती है, विचार शक्ति बनती है, निर्णय शक्ति बनती है, और फिर उससे उसकी एक्टिव पावर्स यानी विभिन्न प्रकार की भावनाएं, एपिटाइट्स, डिज़ायर्स, ये सब पैदा होती। तो इसलिए मनुष्य भी क्या है, मनुष्य भी बहुत सारी सिंपल और कॉम्प्लेक्स मोशंस का एक यंत्र है, एक उपकरण है, जो कि निरंतर उसके अंदर गतिमान रहते हैं और वही उसके चिंतन और क्रिया के आधार होते हैं। तो यानी मनुष्य का भी एक नितांत भौतिकवादी एक्सप्लेनेशन उसने मैटर एंड मोशन के सिद्धांत के आधार पर दिया। अब इसी तरह से तीसरी चीज़ समाज है या राज्य है। तो राज्य जो है वो भी एक यंत्र है जिसको कि मनुष्य ने बनाया है, क्योंकि यंत्र को मनुष्य बनाता है। यहीं पर आइडिया ऑफ कॉन्ट्रैक्ट विद्यमान है कि राज्य रूपी यंत्र का निर्माण मनुष्य ने किया है। जो तमाम मनुष्य राज्य में रहते हैं वे उसके कलपुर्जे हैं। उन मनुष्यों के बीच जो क्रिया प्रतिक्रिया तरह तरह की होती रहती हैं, एक्शंस और रिएक्शंस, उनके कारण उस यंत्र का संचालन होता रहता है, समाज चलता रहता है। तो इसलिए सोसाइटी भी, स्टेट भी एक मशीन है, एक आर्टिफैक्ट है। यानी स्टेट एक आर्टिफिशियल चीज़ है, वो एक कृति है जिस कृति का निर्माण मनुष्य ने किया है। जब ज़रूरत पड़ी है तब उसने उसका निर्माण किया। अब वो पुरानी बात वो डिस्कार्ड कर देता है कि स्टेट एक नेचुरल इंस्टीट्यूशन है, एक ऑर्गेनिक इंस्टीट्यूशन है, वो कोई हमने नहीं बनाई बल्कि हम तो उसको इनहेरिट करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो ये सब बात अब पुरानी हो गई। अब वो कहता है कि स्टेट एक आर्टिफैक्ट है, एक यंत्र है जिसका मनुष्य ने निर्माण किया है, और मनुष्यों की क्रिया प्रतिक्रियाएं का जो मूवमेंट है, जो मोशन है, उसके सहारे राज्य रूपी ये यंत्र काम करता रहता है, चलता रहता है। तो ये जो दृष्टिकोण है, संक्षेप में ये साइंटिफिक मैटेरियलिज्म है। इसके और भी पक्ष हैं, लेकिन अगर हम सीधे सीधे इस पद्धति को समझें तो साइंटिफिक मैटेरियलिज्म का मतलब ये होता है। अब यहाँ पर विद्वानों ने, जो हॉब्स के स्कॉलर्स हैं, हॉब्स के विद्वान हैं, उनके बीच एक बड़ी बहस छिड़ी कि हॉब्स को एक ह्यूमनिस्ट माना जाए या एक मैकेनिस्ट माना जाए। ये एक बड़ा विवाद का विषय रहा। यानी हॉब्स को हम एक सामाजिक राजनीतिक चिंतक माने मूलतः, या हॉब्स को हम मूलतः एक वैज्ञानिक या एक यंत्रवादी विचारक माने। ये प्रश्न बड़ा प्रमुख रहा। इस पर बड़ी डिबेट्स रही हैं स्कॉलर्स के बीच, जो हॉब्सियन स्कॉलर्स हैं। उदाहरण के तौर से लियो स्ट्रॉस, जिनकी बड़ी प्रसिद्ध किताब है पॉलिटिकल फिलॉसफी ऑफ थॉमस हॉब्स, और रॉबर्टसन, जो कि बहुत बड़े स्कॉलर हुए हॉब्स के, वो लोग ये कहते हैं कि हॉब्स एक ह्यूमनिस्ट है। यानी पहले वो एक सामाजिक राजनीतिक चिंतक है, उसका जो यंत्रवाद है वो तो सेकेंडरी चीज़ है, बाद में आई चीज़ है। और स्ट्रॉस इसको कहते हैं कि वो प्री साइंटिफिक है, कि ये जो साइंटिफिक इन्फ्लुएंसेस उसके ऊपर पड़े, ये इन्फ्लुएंसेस उसके राजनीतिक सामाजिक चिंतन को प्रभावित नहीं करते। तो उसका राजनीतिक सामाजिक चिंतन इनके पहले ही निर्मित हो चुका था, इनके पहले ही निश्चित हो चुका था। रॉबर्टसन ने लिखा ही है कि द मेन लाइन्स ऑफ हिज पॉलिटिकल थॉट वेर फिक्स्ड
when he was mere observer of men and mere manners and not yet a scientific philosopher. कि उसके राजनीतिक चिंतन के, सामाजिक चिंतन के मूल सिद्धांत मनुष्य और समाज को देख के तय हुए हैं। उनका वैज्ञानिक, आधुनिक विज्ञान या उसके उदय से कोई लेना देना नहीं। तो विज्ञान में तो ये दोनों स्ट्रॉस हैं और रॉबर्टसन हैं, ये कहते हैं कि वो ह्यूमनिस्ट है। उसके जो पॉलिटिकल थियरी है वो प्री साइंटिफिक है। ऐसा नहीं है कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म पहले आया और पॉलिटिकल थियरी बाद में आई। वो कहते हैं कि साइंटिफिक मेटेरियलिज्म बाद में आई हुई चीज़ है। उसकी पॉलिटिकल थियरी की जो मेन आउटलाइंस थी वो पहले तय हो चुकी थी, इंग्लैंड के सिविल वार की सिचुएशंस को देखकर और उन सारे अनुभवों के आधार पर। लेकिन दूसरी तरफ हॉफडिंग हैं, वाटकिंस हैं, जो कि उसको मैकेनिस्टिक थिंकर मानते हैं, कि उसका यंत्रवाद ही उसके राजनीतिक चिंतन के स्वरूप को ही निर्धारित करता है। इसलिए वो मैकेनिस्ट थिंकर पहले है। तो ये डिबेट रही है और इसके पक्ष विपक्ष में तर्क वितर्क हुआ है। वो एक अलग विषय है, लंबा विषय है। लेकिन ये चीज़, ये पक्ष कम से कम हम लोगों को संकेत में जानना चाहिए कि इस हॉब्स के साइंटिफिक मेटेरियलिज्म की जो पद्धति है उसके लिए इस प्रकार के इंटरप्रिटेशंस विद्वानों के बीच होते रहे। अब एक अन्य पक्ष है कि जो उसका मानव स्वभाव का सिद्धांत है वो क्या है। उसकी जो थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर है, जो कि जहाँ से राजनीतिक चिंतन, जो कि एक प्रकार से किसी भी विचारक में राजनीतिक चिंतन की आधारशिला होती है, जैसा कि मैकियावेली के संदर्भ में हम लोगों ने देखा। तो उसकी थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर क्या है? तो उसके लिए दो शब्दों का प्रयोग होता है कि वो मनुष्य को ईगोइस्टिक यानी अहमवादी और हेडोनिस्टिक यानी सुखवादी प्राणी मानता है। उसकी जो थियरी ऑफ ह्यूमन नेचर है वो ईगोइस्टिक एंड हेडोनिस्टिक साइकोलॉजी, ये मनुष्य का मनोविज्ञान होता है कि वो अहमवादी होता है, सुखवादी होता है। अब अहमवादी कहने का आशय ये है कि मनुष्य केवल और केवल, मनुष्य का जो ज्ञान होता है वो केवल और केवल अपना होता है या केवल अपना ही हो सकता है। वो एक प्रकार से अपनी ही कैद में कैद प्राणी है। बाकी दूसरे समाज में रहने वाले लोगों से उसको कोई लेना देना नहीं, उनसे उसका कोई रिश्ता नहीं होता। उसको केवल और केवल अपने से प्रेम होता है, वो अपने को ही समझता है। और इस प्रकार से मतलब वो एक प्रकार से एक, जैसा कि मैकियावेली के संदर्भ में हम लोगों ने देखा कि एक प्रकार से वो अनसोशल या एंटी सोशल प्राणी होता है, जिसको अपने आसपास के मनुष्यों से कोई लेना देना नहीं होता। इसको कहते हैं ईगोइस्टिक, स्वकेंद्रित, सेल्फ सेंट्रिक। सेल्फिश ही नहीं, सेल्फ सेंट्रिक भी, क्योंकि वो अपने अलावा वो किसी को कोई चीज़ उसके स्वप्न में भी सामने नहीं आती, कोई दूसरा मनुष्य। तो एक तो मनुष्य ईगोइस्टिक होता है। दूसरी चीज़ यह है कि मनुष्य हेडोनिस्टिक होता है। हेडोनिस्टिक का मतलब ये है कि वो अपने को जब सब कुछ समझता है ना, वो जैसा कि कुछ समीक्षकों ने कहा कि आपके मनुष्य की स्थिति कुछ इस प्रकार से है कि आई एम द मोनार्क ऑफ ऑल दैट आई सर्वे, कि जो ये सब कुछ है प्रकृति, ये सब मेरे लिए है।
इस पर मेरा ही एकाधिकार है, इतना वो अहंकारी होता है। तो ऐसा जो मनुष्य होता है उसमें जो सबसे बड़ी एपिटाइट होती है, जो इच्छा होती है, वो पावर की होती है, शक्ति की इच्छा। और पावर इसलिए चाहिए क्योंकि बिना पावर के वो अपनी फेलिसिटी यानी अपने सुख की वृद्धि नहीं कर सकता। शक्तिहीन होगा तो उसको कोई सुख मिलने वाला नहीं। तो इसलिए पावर के द्वारा वो अधिक से अधिक सुख प्राप्त करना चाहता है, और वो ये भी जानता है कि जितनी ज़्यादा उसकी पावर होगी उतना ज़्यादा उसको सुख मिलेगा। तो लिहाजा वो अपनी पावर को, अपनी शक्ति को निरंतर बढ़ाना चाहता है, जिससे कि उसको अधिक से अधिक मात्रा में सुख मिले, और जिसको कि हॉब्स कहता है कंटिन्यूअली टू आउट गो द नेक्स्ट बिफोर इस फेलिसिटी, कि दूसरा हमेशा हम दूसरों से आगे रहें, दूसरों से ज़्यादा हमें सुख मिले, ये जो इच्छा है यही फेलिसिटी। इसमें उसको बड़ा आनंद मिलता है कि सबसे ज़्यादा सुख हमको मिल रहा है, और इसलिए वो अपनी शक्ति का निरंतर विस्तार करता चला जाता है। और वो जब तक वो जीवित रहता है, हॉब्स कहता है, तब तक वो इसी पावर को सीख करता है, इसी पावर को वो प्राप्त करना चाहता है। और इसलिए मनुष्य का जो जीवन होता है, लाइफ ऑफ मैन इज ए रेस्टलेस एंड सीजलेस डिज़ायर ऑफ पावर आफ्टर पावर दैट सीजेज ओनली इन डेथ। कि ये जो शक्ति संचित करने की अप्रतिहत इच्छा होती है, ये मृत्यु पर्यंत बनी रहती है। इतना ज़्यादा उसमें अपने सुख की लालसा होती है कि इस सुख को प्राप्त करने के लिए अधिक से अधिक हम शक्ति अर्जित करें, अधिक से अधिक हम पावर अर्जित करें, ऐसा उसका विचार रहता। तो ये इसको कहते हैं कि वो ईगोइस्टिक या हेडोनिस्टिक, मनुष्य को वो अहमवादी और सुखवादी प्राणी मानता है। और फिर इसी के साथ दूसरे जो चीज़ें होती हैं, ग्लोरी भी चाहता है, सब कुछ चाहता है अपने लिए, लेकिन केवल अपने लिए चाहता है। उसकी जो भी खोज होती है, जो भी उसकी प्यास होती है, वो केवल और केवल अपने लिए होती है। अब यहीं पर वेपर जैसे या मैकफर्सन जैसे विद्वानों ने कहा है कि हॉब्स एक बहुत ही उग्र व्यक्तिवादी विचारक है। वेपर ने लिखा है कि उसका जो इंडिविजुअलिज्म है वो एक्सट्रीम भी है और अनक्वालिफाइड भी है, कि बहुत ही एक्सट्रीम इंडिविजुअलिज्म या अनक्वालिफाइड इंडिविजुअलिज्म उसमें कैसे है। इसलिए क्योंकि हॉब्स कहता है कि हर व्यक्ति के लिए वो स्वयं ही साध्य है, उसको और किसी से कोई लेना देना नहीं, और किसी को वो रिकॉग्नाइज ही नहीं करता, उसके स्वप्न में ही वो कोई दूसरा आता ही नहीं, केवल और केवल मैं। दूसरी चीज़ यह है कि हर व्यक्ति अपने लिए स्वयं तय करता है कि अच्छा क्या है, बुरा क्या है, गुड और ईविल का भी हर व्यक्ति स्वयं जज है। हर व्यक्ति प्लेजर और पेन का भी स्वयं जज है। हर व्यक्ति जो भी पावर सीख करता है वो केवल और केवल अपने लिए करता है, और केवल उसे अपने जीवन से प्रेम होता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये कि जो हमें प्रेम भी होता है वो केवल अपने जीवन से होता है। तो इस प्रकार से इतना उग्र व्यक्तिवाद हॉब्स ने अपने चिंतन में प्रतिपादित किया। इसलिए हॉब्स को इंडिविजुअलिस्ट कहते हैं, व्यक्तिवादी कहते हैं, कि जो मानव स्वभाव का उसका चित्रण है वो अत्यंत उग्र व्यक्तिवादी है।
यानी उसके मानव स्वभाव के सिद्धांत में जैसे कि आगे चल के सार्थ ने भी उग्र व्यक्तिवाद का प्रतिपादन किया, लेकिन उसने कम से कम दूसरों की उपस्थिति मानी है। हालांकि वो उपस्थिति वो अदर के रूप में या शत्रु के रूप में ही मानता है। तो हॉब्स भी अंततः यही मानता है कि जो दूसरे हैं भी तो उनको हम हमेशा शत्रु की दृष्टि से देखते हैं, कभी उसके अलावा कोई भाव, वो हमारे कॉम्पिटिटर हैं, हमारे एनिमी हैं, इसी भाव से हम हमेशा दूसरे को देखेंगे। केवल और केवल अपने को ही हम हमेशा केंद्र में रखेंगे या मानेंगे कि हम ही केंद्र में है, बाकी कोई एग्जिस्ट नहीं करता, या अगर एग्जिस्ट करता है तो वो कॉम्पिटिटर है जिससे कि हमें मुकाबला करना है, या एनिमी है जिसका कि हमको नाश करना है। तो ऐसा असामाजिक प्राणी, अनसोशल या एंटी सोशल मैन, ये हॉब्स का मनुष्य है। इस प्रकार के मनुष्य का चित्रण हॉब्स ने किया है। मैकफर्सन भी कहते हैं कि इतने उसकी जो प्रेमिसेस हैं, यानी जो उसने अपने राजनीतिक चिंतन शुरू किया, वो अत्यंत उग्र व्यक्तिवादी मान्यताओं के आधार पर शुरू किया है। और इस व्यक्तिवादी मान्यताओं से शुरू करके वो एक सर्वाधिकारवादी राज्य के सिद्धांत पर जाकर अपने राजनीतिक चिंतन को समाप्त करता है, जो कि एक बड़ा विरोधाभास है, कॉन्ट्रडिक्शन है, बहुत बड़ा पैराडॉक्स है। तो मैकफर्सन भी कहते हैं कि ऑल्दो हिज कंक्लूजन्स कैन स्केर्सली बी कॉल्ड लिबरल, हिज पोस्टुलेट्स वर हाईली इंडिविजुअलिस्टिक, कि इस इंडिविजुअलिस्टिक पोस्टुलेट पर, इस व्यक्तिवादी आधार पर उसने एक इलिबरल यानी एक अधिनायकवादी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। तो यह मैकफर्सन का बड़ा महत्वपूर्ण विचार है, महत्वपूर्ण कथन है, और बड़ी सम्यक समीक्षा भी है हॉब्स के विचारों की। तो इस मानव स्वभाव के धारणा पर हॉब्स के राजनीतिक चिंतन की संपूर्ण इमारत खड़ी हुई है। उससे संबंधित जो महत्वपूर्ण पक्ष है उसको हम लोग अब अगली बार देखें।